हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारी नोट्स की। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उन्हीं नोट्स की हमने ये एक कंटेंट तैयार किया है जिसमें कि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1500 क्वेश्चन आंसर की हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि ये हमारा 5th पार्ट है। इससे पहले मैं 4 वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें कि पहले मैंने डिस्कस किया था लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ये हमारी पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर था। इसके बाद हमने बात करी थी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो ये हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था। इसके बाद हमने बात करी थी संविधान निर्माण, जो कि हमारी पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है। ये तीनों ही टॉपिक को मैं पहले ही करा चुकी हूँ। इसी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा कंटेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, मेरी कोशिश बस इतनी है कि एटलीस्ट जो टॉपिक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपको आते हैं तो वो क्वेश्चंस आपसे ना छूटे, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक टॉपिक में से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ठीक है। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक चीज बात करेंगे कि एक ओवरव्यू ले लेंगे चैप्टर का, समरी, एक तरीके से समरी, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है या फिर जिन्होंने पढ़ा है, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्ड हो सके, ठीक है। और होप सो ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही होंगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ बहुत मेहनत लगती है एक एक टॉपिक को रेडी करने में। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो सबसे पहले आप किसके बारे में बात करेंगे? यूरोप में समाजवाद। समाजवाद, देखिए पहले तो आप समाजवाद क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है जो कि सपोर्ट करती है कि समाज में सभी वर्गों को एक तरीके से पूरा जो नियंत्रण है, संपत्ति पे जो नियंत्रण है वो जनता का होना चाहिए, सभी वर्गों का होना चाहिए। मतलब ये बात करते हैं कि जो पूंजी है या फिर कह लीजिए जो संपत्ति है वो किसी एक हाथ में ना होते हुए सबको उनकी जरूरतों के अनुसार सबको प्राप्त हो, ठीक है। समाजवाद की ये अवधारणा है। लेकिन अगर हम बात करें समाजवाद में, आपको 2-3 नाम आपको देखने को मिलते हैं जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपके आ जाते हैं इस चैप्टर में। एक तो आते हैं कार्ल मार्क्स, दूसरा आपके आते हैं इन्हीं के सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि कार्ल मार्क्स के साथ उनके सहयोगी का क्या नाम था। जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं इसलिए ये ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप लोग एक, ताकि आप इसके बाद अपना जो चैप्टर है वो पढ़ें तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको इस चैप्टर में किस तरीके से चीजों के साथ डील करना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें यूरोप में समाजवाद, देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको इतनी तो चीजें समझ आ गई होंगी कि फ्रांसीसी क्रांति ने एक ऐसी विचारधाराओं को जन्म दे दिया था जो कि कई विचारधारा ऐसी थी जो कि परिवर्तन को स्वीकार करती थी, कई विचारधारा ऐसी थी जो परिवर्तनों को वैसे ही लेके चलना चाहती थी जो कि पहले जमाने में थी, और कई परिवर्तनों को स्वीकार भी करते थे लेकिन धीमी गति से। तो इन जो ये सारी विचारधारा का जन्म जो हुआ वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब ये विचारधारा आई तो कौन कौन सी विचारधारा विकसित हुई हमारी? पहला था रूढ़िवादी विचारधारा, दूसरा था उदारवादी, तीसरा था कट्टरपंथी, या फिर इसे आप परिवर्तनवादी भी कह सकते हैं। अब तीनों में ही डिफरेंस बता देती हूँ कि रूढ़िवादी जो लोग थे तो वो बात करते थे कि जो परिवर्तन है वो मतलब जो पहले की चीजें हैं उन्हीं को ही सम्मान देते थे, मतलब परिवर्तन को एक तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद बात करें लिबरल जो लोग थे, वो परिवर्तन को तो स्वीकार करते थे लेकिन ये सभी धर्मों को समान रूप से, सम्मान के रूप से देखना चाहते थे, और धीमी जो परिवर्तन की गति थी उसे एक धीमी गति से चाहते थे। लेकिन अगर बात करें हम जो कट्टरपंथी या फिर कह लीजिए रेडिकल आइडियोलॉजी जो हमारी थी, या परिवर्तनवादी जो ये बात करते थे कि पूरी एक तरीके से पूरी जो परिवर्तन है वो पूरी तरीके से होना चाहिए, मतलब एक सत्ता, एक पुरानी सत्ता को हटाकर एक नई सत्ता विकसित करना, इस तरीके की ये बात करते थे। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि यूरोप में समाजवाद किस तरीके से
पहला। तो यहाँ पर आपको 2-3 नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको रॉबर्ट ओवन को देखने एक नाम मिलता है, और लुई ब्लांक, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स और आपका फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, ये 4 नाम देखने को मिलते हैं। रॉबर्ट ओवन की अगर बात करें, इन्होंने अमेरिका इंडियाना में एक न्यू हार्मोनी करके एक सामुदायिक संगठन की रचना करी थी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें लुई ब्लांक की, तो इन्होंने सामूहिक उद्यमों की बात की थी। सामूहिक उद्यम जो होते हैं वो होते हैं कि जहां पर इस चीज पे गौर किया जाता है कि सभी लोग समान रूप से जो उद्यम है वो सरकार मतलब समाज के नियंत्रण में रहे, और आप अपनी क्षमता अनुसार काम करें और आवश्यकता अनुसार आपको मिले। ठीक है, तो लुई ब्लांक आपके इसमें आते हैं, ब्लांक। ठीक है, इसके बाद वैसे ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। फिर हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, जिसमें कि हम इनकी दास कैपिटल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इनका जो वर्ग संघर्ष वाला जो है वैज्ञानिक समाजवाद की जो बात की गई है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे चैप्टर में कि यूरोप में जब ये समाजवाद की जब आप बात कर लेते हैं, तो फिर हम बात करते हैं रूसी क्रांति के बारे में। तो रूसी क्रांति, देखिए किसी भी समाज में किसी भी क्रांति का जन्म एकदम नहीं होता। ठीक है, पहले कुछ विचारधाराएं विकसित होती हैं, फिर उन विचारधाराओं का जो एक कहते हैं ना, एक जब तक वो सर के ऊपर से नहीं चली जाती तब तक लोग उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाते, तब तक परिवर्तन एकदम से नहीं आते। ठीक है, तो कोई भी चीज स्टार्ट होने से पहले है ना, पीछे उसके पूरा एक है ना चक्र चलता है। ठीक है, होप सो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, बस मेरी यही कोशिश है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। एक तो दास कैपिटल से क्वेश्चन आते हैं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और आपको पता होगा जब आपने अगर नोट्स सही से पढ़े हैं तो आपको ये भी पता होगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था आपका, और दास कैपिटल के टाइम पे जो कार्ल मार्क्स थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके जो आगे के चैप्टर्स या कह लीजिए आगे का जो कार्य था उसे प्रकाशित किसने कराया था? फ्रेडरिक एंगल्स ने करवाया था। ठीक है, होप सो आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे। वैसे मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों के लिए स्टेटस लगा दिया था कि आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, और मार्क्स की जो विचारधारा है आपको पता है कि ये पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करते हैं और समाज में सभी वर्गों को समान रूप से सुविधाएं प्राप्त करने की बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ते हैं रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति जो शुरुआत हुई वो आपकी फरवरी 1917 से शुरू हुई। ठीक है, और कब तक चली? अक्टूबर 1970 तक रही, जिसमें कि जब अक्टूबर 1970 में जब जो सत्ता थी वो समाजवादियों के हाथ में जब तक नहीं आ गई तब तक ये क्रांति चलती रही, यानी कि फरवरी से स्टार्ट हुई थी और आपकी चलती रही। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर कि कोई भी क्रांति एकदम से विकसित नहीं होती। आप फ्रांस की क्रांति के बारे में भी बात करते हैं तो कोई भी जो एक विचार है ना, वो पहले पहले विचार विकसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रांति विकसित होती है। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो ये क्रांति थी, इस क्रांति में जैसे कि आप खूनी रविवार पढ़ते हैं। ठीक है, और फरवरी क्रांति जो हुई थी उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, खूनी रविवार की क्या घटना थी, इससे रिलेटेड भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, ठीक है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे, जो कि रूसी क्रांति होने के क्या कारण बने। ठीक है, तो इसमें हम प्रथम विश्व युद्ध भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसी चैप्टर में अक्टूबर क्रांति के बारे में, और फिर बात करते हैं हम आपका अप्रैल थीसिस, जिससे कि ऑलमोस्ट टाइम डीएसएसबी में क्वेश्चंस पुट अप होते ही होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका और देखने को मिलता है जिसमें कि जदीदी करके एक क्वेश्चन आया था, आपको लास्ट ईयर ही देखने को मिला था, जिसमें कि जो जदीदी थे ये रूसी साम्राज्य में मुस्लिम सुधारवादी थे। ठीक है, कौन थे ये? मुस्लिम सुधारवादी थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कई इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रासपुतीन जो कि जार की पत्नी जरीना जो थी, जरीन या जरीना जो भी नाम था इनका सलाहकार था रासपुतीन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और होप सो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों ये क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने से पहले इसलिए भी ये चीजें क्लियर करी हैं ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहें। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो गृह युद्ध हुआ था, जैसे कि जो रूस में जो गृह युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे। ठीक है,
और किन मुख्य समाज में जो पूरा रूसी समाज था वो किन मुख्य समाज में बट गया था। ठीक है, और होप सो अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो मैं डैम श्योर हूं कि आप में से एक भी इन चीजों से कोई भी घबराएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके का ये क्वेश्चन मैंने रखा नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं बता रही हूँ। जैसे कि 3 समाजों में बट गया था, रेड्स, ग्रीन्स और आपके व्हाइट्स। अब यहाँ पर इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक के समर्थक कौन थे, तो वो रेड्स थे। सामाजिक क्रांतिकारी जो थे वो किसके समर्थक थे, तो वो आपके ग्रीन्स के समर्थक थे। और जार के समर्थक जो थे वो व्हाइट्स थे। ठीक है, अब इस गृह युद्ध में जो ग्रीन्स और व्हाइट्स थे, ठीक है, वो फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन से भी समर्थन मिलने लगा था। ठीक है, और समाजवादी जो थे वो रेड्स के थे। ठीक है, तो होप सो बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको नोट्स में वैसे प्रोवाइड की हुई है, लेकिन इसके अलावा भी आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। आप बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ऑब्वियस ही बात है अभी तक आपको आंसर दिख गया है इसका, लेकिन फिर भी हम बात कर लेंगे। देखिए मैंने इन जितनी भी पीडीएफ में आंसर इसलिए रखे हैं क्योंकि आपके लिए चीजें आसान हो। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिए कि थोड़ा सा पेशेंस, और देखिए आप जितने मतलब कह लीजिए जितने ऑनेस्ट अपने आप से होंगे उतना आपका सिलेक्शन होने में आसानी होगी। क्योंकि मैं आपको देखने नहीं आ रही आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, मैं जस्ट गाइड कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ चीजें कि आपको यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर वो करना है, लेकिन पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, और होप सो ये चैप्टर आपका क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा अतीत के प्रति सम्मान और परिवर्तन की प्रक्रिया को धीमा करने पर जोर देती है। तो मैंने जैसे बताया कि अतीत का सम्मान, मैंने आपको जब समरी बता रही थी तो यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अतीत के सम्मान की अगर बात करें तो वो हमारा कंजर्वेटिव आ जाता है, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। ठीक है, यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगी कि पूरा करा दूं, लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है तो मैं इसे पार्ट्स में करा दूंगी। 2 पार्ट्स, एटलीस्ट 2 पार्ट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, कोशिश करूंगी कि वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि एक ही पार्ट में कंप्लीट करा दूं, लेकिन मेरा जो टैबलेट है ना, इसमें रिकॉर्डिंग करते वक्त ज्यादा बड़ी वीडियो वो खराब हो जाती है, रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तो इसलिए कई बार साउंड की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और निर्वाचित सरकार का समर्थन करती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है कि कौन सी विचारधारा है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है उदारवादी विचारधारा की बात की जा रही है। ये सारी चीजें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट्स में प्रोवाइड किए। एक भी अगर आपका यहाँ आंसर गलत जा रहा होगा ना तो आप मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवाइज करेंगे, ये याद रखिए। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए कि यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको अवेलेबल की जा रही हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप से ऑनेस्ट होते हुए चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हमारा, ठीक है, कौन सी विचारधारा निजी संपत्ति का विरोध करती है और सामूहिक स्वामित्व की वकालत करती है। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 आंसर आपके हो सकते हैं। यहाँ पर कौन सी विचारधारा निजी संपत्ति का विरोध करती है, ये चीज याद रखिएगा कि कई बार आंसर्स आपके ऑप्शंस पे भी डिपेंड करते हैं। तो निजी संपत्ति की अगर कभी भी बात होगी, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए रखा है कि ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। लेकिन निजी संपत्ति की अगर बात होगी तो हम हमेशा समाजवादी विचारधारा के साथ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस में, देखिए एग्जामिनर हमेशा ये चाहता है कि बच्चा फंसे, और एग्जाम हॉल का तो प्रेशर ही ऐसा होता है कि बच्चा फंसना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका उग्रवादी विचारधारा, या कह लीजिए रेडिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियाना यूएसए में एक नए प्रकार के समुदाय बनाने का प्रयास किसने किया था। तो यहाँ जब मैं समरी आपको बता रही थी तो होप सो आपने सही से सुनी होगी, तो आपको सही यहाँ पर आपका आंसर आ चुका होगा। तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, दूसरा है लुई ब्लॉक, तीसरा है रॉबर्ट ओवन। तो ऑब्वियस बात है अगर आपने चीजें सही से सुनी है, सही से पढ़ी है, तो आपको पता होगा रॉबर्ट ओवन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के साथ
द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक का सह लेखक कौन था? ठीक है, तो कौन था यहाँ पर? अभी मैंने आपको जस्ट 2-3 मिनट पहले ही बताया है। तो देखिए, मैंने इसीलिए ये सारी चीजें कि अब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा कि हाँ कितने, मतलब जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना तब हमें ये चीजें रियलाइज नहीं होती, लेकिन जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तब हमें रियलाइज होती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड, आपके कार्ल मार्क्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेडरिक एंगल्स, लुई ब्लॉक, रॉबर्ट ओवन। तो यहाँ पर होप सो, मेरे को एक चीज और याद रखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मैं देखिए एक चीज आप लोगों से और कहना चाहूंगी कि जितने व्यूज आएंगे ना, उतने आप लोगों से रिक्वेस्ट है उतने लाइक जरूर दे देना वीडियो पे। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सबको बनाने में। तो यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा, फ्रेडरिक एंगल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की रीढ़ क्या थी? मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक समाजवाद की रीढ़ क्या थी? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वर्ग संघर्ष। ठीक है, वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में लाभ कौन उत्पन्न करता है? यहाँ पर याद रखिएगा कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में लाभ कौन उत्पन्न करता है? पहला है पूंजीवादी, दूसरा है श्रमिक, तीसरा है सरकार। तो कौन उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, श्रमिक। मार्क्स ने हमेशा इस चीज को कहा है कि जो भी लाभ उत्पन्न होता है पूंजीवादी समाज में, वो किसकी बदौलत होता है? वो जो श्रमिक है, जो वहां पर मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसकी बदौलत। और उसी के ही जो कह लीजिए एक हक होता है, वो कौन मान लेता है? पूंजीवादी लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, सब है, तो वो लोग क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं। समाजवादी विचार पूरे यूरोप में कब फैलने लगे? तो ये हमारा 19वीं शताब्दी में फैलने लगे थे। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति के नाम से जाने वाली मुख्य घटना क्या थी? देखिए, रूसी क्रांति, जैसे कि मैंने आपको जब समरी बताई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास खूनी रविवार, दूसरा है फरवरी क्रांति, तीसरा है अक्टूबर क्रांति। आप रूसी क्रांति की जो मुख्य घटना जहां से शुरुआत मानी जाती है एक तरीके से, तो वो हमारी थी फरवरी क्रांति। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर ब्लडी संडे जो था, ठीक है, ब्लडी संडे क्या था? एक ऐसी घटना थी जो कि जो गोपेन थे ना, उनके मतलब उनके नेतृत्व में एक तरीके का जुलूस निकाला जा रहा था, जो कि विंटर पैलेस, जो कि जार का महल था ना, वहां तक जा रहा था। अब क्या हुआ, निहत्ती जनता पर जो राजा के सैनिक थे, उन्होंने गोलीबारी चलाई, जिसमें कि 100 लोग मारे गए और 300 के लगभग आपके घायल हो गए, जिसकी वजह से इस, और संडे का दिन था, जिसकी वजह से इसे ब्लडी संडे के रूप में इतिहासकार मतलब इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, वैसे आपको ऐसा क्वेश्चन आगे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर करता था? देखिए, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारी चीजें मैंने इंक्लूड करी हैं, और जो बच्चे जिन्होंने नोट्स में पढ़ा है सारी चीजें, अगर आप लोगों का यहाँ पर भी चीजें सही नहीं हो रही ना, तो आप ये याद रखिएगा कि कहीं भी चीजें सही नहीं होंगी। ठीक है, अगर अभी भी यहाँ पर समझ जाइए कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस तरीके से बनता है। ठीक है, और मैंने कोशिश की है कि उसी तरीके का टच आपको दिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन है 25%, 50% और 85%। तो यहाँ पर आंसर आपका है 85%। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हम क्वेश्चन नंबर 11 है, रूस के कारखानों में उद्योगपतियों की निजी संपत्ति कैसी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, बहुत अच्छी तरह से बनाए हुए थे, बहुत खराब परिस्थितियां थी, और अस्तविहीन परिस्थितियां थी। तो तीनों ही ऑप्शन बता दिए हैं मैंने आपको। तो अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है, सब चीज ठीक से पढ़ी है, नोट्स ठीक से पढ़े हैं, तो आपको पता होगी कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है। तो देखिए, जब आप एक चीज याद रखिए, वैसे तो इसका आंसर आपका बी है। ठीक है, बहुत खराब परिस्थितियां थी। क्यों? क्योंकि निजी जो संपत्ति थी वो तो लोगों को एक तरीके से कूड़ा करकट समझ रहे थे,
क्योंकि ये जो समाजवादी विचारधारा का फैलने का ही एक कह लीजिए कोई भी चीज है ना, एक विचारधारा तब विकसित होती है जब अत्याचारों की है ना एक जो लिस्ट बन जाती है जब, ठीक है, तो विचारधारा विचार तभी विकसित होगा। अगर आप हर चीज हर परिस्थितियों में अच्छे रहेंगे तो आपके मन में कोई नेगेटिव चीज आ ही नहीं सकती। लेकिन लोगों की परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी थी उस समय कि लोगों ने आंदोलन करना शुरू करा, और यही आते आते ये हुआ कि जार निकोलस जो था उसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और समाजवादी वो का उस पर कब्जा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका तो आंसर बता दिया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो औद्योगिकरण का दौर था ये, ठीक है। औद्योगिकरण का दौर में क्या हुआ, जो लोग हाथ से काम करते थे अब उनकी जगह मशीनें काम करने लगी। अब मशीनों का काम, मशीनें एक आदमी का काम, वो सॉरी 10 आदमियों का काम एक ही बार में कर देती थी। तो ऑब्वियस ही बात है लोगों को बेरोजगारी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर एक चीज और हुई कि लोगों ने शहरों की तरफ पलायन शुरू किया। अब शहरों की तरफ पलायन क्यों, क्योंकि गांव मतलब जो गांव थे, जो जगह थी, वहां पर अब लोगों के लिए नौकरी नहीं थी, लोगों के कारोबार छिन गए थे। ठीक है, अब जीवन यापन के लिए आपको कुछ तो माइग्रेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इस तरीके से चीजों को देखेगा। और कभी भी आप ये याद रखिएगा, अगर आप कोई भी एसएसटी का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसे रिलेट कीजिए, किया करें कि क्या परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो हम कहीं भी जाते हैं। ठीक है, तो काम की तलाश में जो लोग आए, अब क्या हुआ, एकदम से जो भीड़ आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों की जो कह लीजिए कि अगर डिमांड जो थी वो एक आदमी की थी तो और 4 आदमी अवेलेबल है, तो ऑब्वियस ही बात है बेरोजगारी तो फैलेगी, क्योंकि काम तो एक को ही मिलेगा, या और काम में एक को मिलेगा, यहाँ पर कंपटीशन भी शुरू हो जाएगा। क्या कि वहां पर जो सैलरी होगी ना वो मिनिमम रखी जाएगी, ताकि क्योंकि उनके पास ऑप्शंस है ना। तो यही एक ऐसी कई परिस्थितियां थी जो कि समाजवाद की विचारधारा को एक विकास मिला। और दूसरी चीज ये कि समाजवादी विचारधारा ने जो एक निरंकुश राजतंत्र था इसका सत्ता पलट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं मैंने जैसे कि अभी आपको पहले ही बता दिया, खूनी रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खूनी रविवार को क्या हुआ था। ठीक है, तो एक पुजारी के नेतृत्व में मजदूरों का मार्च था। ठीक है, ऑप्शन बी, भूमि वितरण के लिए किसानों का विरोध था। सी, बेहतर परिस्थितियों की मांग को लेकर गठित श्रमिक संगठन था। तो यहाँ ब्लडी संडे या कह लीजिए खूनी रविवार जो आपका था वो क्या था कि ये एक पुजारी जो कि गोपेन थे, उनके नेतृत्व में एक वो निकाला गया था, क्या कहते हैं, मार्च। ठीक है, मार्च निकाला गया जिसमें कि जो कि विंटर पैलेस की तरफ, ठीक है, जो कि जार का महल था वहां की तरफ जा रहा था, और ये आराम से ये लोग जा रहे थे। ठीक है, ये एक तरीके से यात्रा कर रहे थे मार्च निकालने की, क्योंकि जो जार था वो लोगों की परिस्थितियों को समझने के लिए तैयार ही नहीं था, तो उसी के विरोध में इस तरीके से मार्च निकाले जा रहे थे। अब क्या हुआ कि जार निकोलस की जो सेना थी, ठीक है, सैनिक थे, इन्होंने निहत्थी जनता पर गोलीबारी शुरू कर दी, और क्या हुआ कि 100 लोग लगभग मारे गए और 300 के लगभग घायल हो गए। तो उस दिन संडे का दिन था, तो इसीलिए आपको इसे खूनी रविवार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, जिसमें कि हम बात करेंगे 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत किस प्रमुख घटना से हुई थी। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको एग्जैक्ट आपके आंसर आ गया होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कारखानों में तालाबंदी, बी है 50 अन्य कारखानों में हड़ताल, सी है आपका खूनी रविवार की घटना। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको चीजें पता होंगी कि यहाँ पर ऑप्शन सी आपका खूनी रविवार इंसिडेंट यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी सेना के स्टीम रोलर का क्या नाम था। देखिए पहली चीज तो यहाँ पर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टीम रोलर जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूसी सेना का क्या नाम था, तो स्टीम रोलर था। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका लाल सेना, सफेद सेना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गृह युद्ध हुआ था उसमें जो ये सेना थी 3 पार्ट्स में बट गई थी, जिसमें कि आपकी लाल सेना, सफेद सेना और हरी सेना। ठीक है, ग्रीन आर्मी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है लाल सेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1700 सॉरी
1917 में किस घटना के कारण जार का पद त्याग हुआ? तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जब मैंने आपको जो ओवरऑल चीजें डिस्कस करी थी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पहले बता रही हूँ, बोल्शेविक विद्रोह, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है के बाद जो 2 मार्च को जार ने त्याग पत्र दिया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन अप्रैल 1917 में रूस लौटा और अप्रैल थीसिस प्रस्तुत की है? देखिए, अप्रैल थीसिस से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाए वो इस तरीके से पूछा जाए कि अप्रैल थीसिस किसने प्रस्तुत किया, या तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अप्रैल थीसिस कब प्रस्तुत किया गया था, डेट से भी आपका क्वेश्चन। देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन को है ना एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखा करिए, इसे किस तरीके से पूछा जा सकता है ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अप्रैल थीसिस जो था उसमें डिमांड क्या थी, इस तरीके का क्वेश्चन तो खैर आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा, मतलब किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कौन लौटा था रूस में? तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ, लेकिन खत्म होने से पहले ही परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी थी रूस की कि जो रूस की जनता थी, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में सैनिक मारे गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो रूस की जो जनता थी उसने विद्रोह शुरू कर दिया था। इसी का ही कारण ये इस तरीके से हुआ कि एक तो जार को अपनी सत्ता का त्याग करना पड़ा, दूसरी चीज यहाँ पर आपको जो लेनिन था, ठीक है, लेनिन जो था वो लौट के आए और उन्होंने अप्रैल थीसिस करके अपनी अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किए, और ये अप्रैल में आए थे तो इसलिए इन्हें अप्रैल थीसिस भी कहा जाता है। ठीक है, और बाकी इसका आंसर आपको पता ही चल गया, लेनिन आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, और सॉरी थर्ड कह रही हूँ, 16 है, अप्रैल थीसिस किन 3 मांगों का था, मतलब किन 3 मांगों को उठाया गया था? पहला आपका है ऑप्शन नंबर 1, युद्ध की समाप्ति, भूमि का पुनर्वितरण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बी ऑप्शन है सार्वभौमिक मताधिकार, श्रमिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। सी ऑप्शन है महिला मताधिकार, मुफ्त शिक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, तो होप सो आपने अगर ये सही से चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगी यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए होगा, युद्ध की समाप्ति। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि युद्ध की वजह से इतने लोग मारे गए थे, और जो लोग, और दूसरी चीज जो महंगाई बढ़ती जा रही थी, ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही थी और लोगों की सैलरी कम हो रही थी, जिसकी वजह से आप जब नोट्स पढ़ते हो तो आपको पता भी चलेगा कि 20% का मतलब 20% कम हुई थी लोगों की सैलरी। तो इन सब चीजों से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था कि लोगों को जीवन यापन के लिए भी बेसिक सुविधाएं भी प्रस्तुत नहीं हो पा रही थी। तो सबसे पहली जो अप्रैल थीसिस में डिमांड की गई थी वो युद्ध की समाप्ति की ही की गई थी, फिर भूमि का वितरण, मतलब भूमि का पुनर्वितरण, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, पेट्रोग्राद में अक्टूबर क्रांति कब हुई? तो पेट्रोग्राद में जो अक्टूबर क्रांति हुई थी, देखिए एक तो ये याद रखिएगा, जर्मनी की जो एक जर्मन विरोधी जो विचारधारा थी वो इतनी विकसित हो चुकी थी कि पेट्रोग्राद आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर में, पेट्रोग्राद का नाम क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, इसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये एक जर्मन नाम था। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? तो ऑप्शन है आपके पास, ए 2 मार्च 1917, बी 24 अक्टूबर 1970, 2 नवंबर 1917। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, बी 24 अक्टूबर 1970। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद प्रमुख परिवर्तन क्या थे, तो रूस में जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आए? पहला ऑप्शन है आपके पास निजी संपत्ति का उन्मूलन, बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सामाजिक संपत्ति की घोषणा। बी ऑप्शन है लोकतंत्र, मुक्त बाजार और निजी उद्यम। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेंसरशिप, एक दलीय प्रणाली, कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार। तो अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो आपका पता चल गया होगा, पहला
आपका ऑप्शन सही होता है निजी संपत्ति का उन्मूलन, बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और सामाजिक संपत्ति की घोषणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, रूसी गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो रूसी गृह युद्ध का मुख्य कारण, पहला ऑप्शन है आपका लाल, हरे और गोरों के बीच में वैचारिक मतभेद। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुआ है, गोरे नहीं है, यहाँ व्हाइट्स होगा। ठीक है, व्हाइट्स होगा। ठीक है, गोरे ये कई पता है, कई बार जब गूगल से ट्रांसलेट करते हो आप तो चीजें इस तरीके की आ जाती हैं, तो यहाँ व्हाइट्स ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, रूसी गृह युद्ध के दौरान 3 समूहों में बट गया था पूरा रूस, जिसमें कि रेड, ग्रीन्स और आपके व्हाइट्स। तो इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है विदेशियों से हस्तक्षेप, तीसरा है आर्थिक पतन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है ए, लाल, हरे, यानी कि आइडियोलॉजी डिफरेंस बिटवीन रेड्स, ग्रीन एंड व्हाइट्स, यानी कि जो मतभेद इन तीनों के बीच में हुआ था। ठीक है, तीनों की ही अलग अलग तरीके की विचारधारा विकसित हो गई थी। फिर इसके बाद बात करते हैं 20 क्वेश्चन के, रूस में समाजवाद पर बहस कब शुरू हुई? ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, इस तरीके एक टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑप्शन है 1850 से 1880 तक, 1898 तक और 1905 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है, और होप सो अभी तक आपको चीजें समझ आई होंगी। और यहाँ पर अपने मार्क्स 20 में से अभी कितने आए हैं ये जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, और वैसे मैं सोच रही हूँ कि इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सेकंड पार्ट में कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या है कि मैं कोशिश करूंगी कि ये पार्ट भी अभी आपको थोड़ा या तो 4 बजे के लगभग मिल जाए या फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि इस टाइम है थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसे ही चल रही है और थोड़ा सा लग भी रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाकी इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो मैं बहुत जल्द ले आऊंगी। देखिए क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, आपके सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं, 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, तो इसके नेक्स्ट पार्ट हम कल करें। ठीक है, और बाकी आपका, और हाँ ये भी हो जाएगा कि जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो वो भी अब आगे जो पढ़ेंगे, आगे भी आपको जैसे कि अप्रैल थीसिस इन सब से रिलेटेड है ना, कम्यून, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन, जो कि हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिए और मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड करने की, लेकिन आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सकता है इन वीडियोस को शेयर करा करें, क्योंकि सीरियसली बता रही हूँ कि आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा होगा कि कितनी मेहनत लगती है इन्हें बनाने में। ठीक है, और मेरी तबीयत भी अभी सही नहीं है, बट स्टिल मैं यही सोच रही हूँ कि आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए, आप लोगों को चीजें मिलती रहनी चाहिए। और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है मैं कोशिश करूंगी कि अभी थोड़ी देर में ही रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूं, या फिर आपको 4 बजे के लगभग आपको ये चैप्टर मिल जाए। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही हो, अच्छी लगे, चीजें समझ आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और एसएसटी से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज जो कि डीएसएसबी की एग्जैक्ट, मतलब मैं बता रही हूँ आपके एक एक क्वेश्चंस को मैंने इस तरीके से आपका डेवलप किया है कि आपके तीनों ऑप्शन आपके सही हो। ठीक है, तीनों ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पता चल जाए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको 2 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एक आपको डीएसएसबी की मिलेगी, एक डीएसएसबी सीटेट और केवीएस तीनों की मिलेगी। तो दोनों में ही कई फ्री टेस्ट हैं, एटलीस्ट उन्हें जाके दीजिए तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। दूसरी चीज, आपको ऑनलाइन पैटर्न किस तरीके से एग्जाम होता है ये भी पता चल जाएगा। तो वो जो फ्री टेस्ट है पहले तो वो देख लीजिए, और बाकी अगर आपको लगता है खरीदनी चाहिए तो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, और होप सो सारी चीजें आपको ये समझ आई हो। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।